मैं सौरभ शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पर एसएससी का तूफान पर। आज मैं फिर से आपके लिए कंपटीशन के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ केमिस्ट्री में, जिससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु। धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। देखिए, धातु, अधातु एवं उपधातु, ये आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है। और इसे बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो देखिए, पहले बात करते हैं तत्वों की। तत्व जो है, जो अब तक तत्व विद्यमान है, जो खोजे गए हैं, वो है कुल 118। ठीक है, प्रकृति में कुल तत्व जो हैं वो 118 हैं, जिनमें से 92 प्राकृतिक हैं और अन्य 'अन्य' हैं कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित। संश्लेषित या मानव निर्मित। देखिए, 118 कुल तत्व हैं, 92 प्राकृतिक हैं और बाकी जो तत्व हैं वो सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, वो सारे कैसे हैं? कृत्रिम है, मानव निर्मित है, यानी कि लेबोरेटरी में सिंथेसिस किए हुए हैं। ठीक है, तो अब इन तत्वों का और वर्गीकरण देखते हैं हम। ये जो 18 तत्व हैं, इनमें से 90 तो धातु हैं। 90 118 तत्वों में से 90 धातु हैं और 22 अधातु हैं तथा शेष उपधातु हैं। शेष उपधातु हैं। देखिए, 118 एलिमेंट में से 118 तत्वों में से 90 धातु हैं, 22 अधातु हैं और शेष क्या है? उपधातु हैं। ठीक है, शेष क्या है? उपधातु हैं। आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, लगभग कुछ इस तरह की होती है, बताऊं आपको जाकर। ये आवर्त सारणी है जहाँ पर तत्व सारे व्यवस्थित है। ठीक है, मैंने लिखने बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी।
तो इसकी डिटेल हम करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि इस तरह का जो है इसका ढांचा बना हुआ होता है और इसमें क्या रखे होते हैं, सारे एलिमेंट 118 के 18 यहाँ पर रखे होते हैं। ठीक है, तो केवल इतना पार्ट, इतने पार्ट में होती है हमारी धातुएं और उपधातुएं। अधातु उपधातु, अधातु उपधातु। और ये जो बड़ा सा पार्ट है बच्चों, ये इतना पार्ट, ये सारा पार्ट में होती है धातुएं। ठीक है, ये सारी धातुएं होती हैं और वो सारी अधातुएं उपधातुएं होती हैं। तो देखा जाए तो धातुएं जो है बहुत ज़्यादा विद्यमान है प्रकृति में और अधातुएं बहुत कम है और उपधातुएं उससे भी कम है। ठीक है, देखिए यहाँ से अब ये मैंने आवर्त सारणी आपको अच्छे से बनाई नहीं, जो मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। जब हम आवर्त सारणी का टॉपिक लेंगे तो हम अच्छे से डिटेल करेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, किस तरह से कण अवयव यानी कि एलिमेंट व्यवस्थित हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिलहाल इतना जानेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो होता है आवर्त सारणी में धातु का होता है और अधातु का होता है वो वाला। उसमें अधातु उपधातु दोनों होते हैं। यहाँ पर एक क्या होता है, जिगजैग लाइन होती है, उस जिगजैग लाइन के आसपास के 6 से 7 एलिमेंट धातु उपधातु होते हैं और बाकी अन्य अधातु होते हैं। और ये सारे क्या हैं, धातु हैं। अब धातु उपधातु और अधातु है क्या, देखिए धातुएं वो होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। वे तत्व जो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातुएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, और सोडियम, इस तरह से और बहुत सारी हो सकती हैं, एल्यूमिनियम भी है, ठीक है, और मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीज है, ठीक है। तो ये है धातुएं, कैल्शियम हो गई, ठीक है। अच्छा, अधातु क्या है, इसका उल्टा, जो अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हो, अधातु कहलाती है। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, अधातु कहलाती हैं। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, और बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। ये उपधातु वो तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। थोड़े थोड़े गुण ये दोनों के ही रखते हैं। उपधातु गुण धातु की भी रखती है और साथ ही साथ अधातु की रखती है। यानी कि उपधातु बीच के तत्व हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी दोनों की रखते हैं, तो ये कहलाते हैं उपधातु, ठीक है। चलिए अब इसे और थोड़ा डिटेल करते हैं एक एक करके। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप जो है राइट कर सकते हैं, कर लीजिए राइट इसको। धातु मतलब मेटल्स। देखिए वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातुएं कहलाती हैं।
वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं धातुएं कहलाती हैं। धातुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर आदि। ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर आदि। और बच्चे ये जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, इनमें जो है मैलेबिलिटी होती है, इनमें डक्टिलिटी होती है, ये सोनरस होती है। ठीक है, ये क्या क्या है क्या करके हम समझेंगे अभी, मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये विद्युत का चालन करती हैं, विद्युत इसके अंदर चलती प्रवाहित होती है, ऊष्मा का चालन करती हैं ये। ठीक है, जबकि इसके प्लेस पे जो अधातु है वो इसकी उल्टी है, वो ना तो चालन करती है विद्युत का, ना ऊष्मा का चालन करती है, ना ही वे कठोर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, खंडित हो जाते हैं तुरंत एकदम। ठीक है, और ना ही उनमें मैलेबिलिटी होती है, ना ही डक्टिलिटी होती है। अधातु नॉन मेटल, अधातु नॉन मेटल। तो देखिए, वे धातु जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाती है। ठीक है, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा क्लोरीन है, जब अभिक्रिया होती है क्लोरीन पे चार्ज आता है माइनस का, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है और ऋणायन बना लिया है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। उसके लिए धनायन के लिए जैसे मान लो Mg था, अब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, किसी को दे दिए तो +2 चार्ज आ गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के दौरान त्यागे और क्या कर दिया, धनायन बना लिया। ठीक है, इस तरह से परिभाषा है। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, ठीक है, क्लोरीन F2 और ब्रोमीन Br2, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन आदि। ठीक है बच्चों, ये हुई धातु धातु की परिभाषाएं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं अंतर, मतलब इनके गुण देखते हैं। अब गुणों में हम अंतर भी देख लेंगे, हम गुण भी देखेंगे धातुओं के, साथ ही साथ अधातु और धातुओं के जो गुण हैं उनके अंतरों को भी यहाँ पर हाथों हाथ ही हम प्रकाश डालेंगे, उन पर देख लेंगे उनको भी। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट करिए और चलते हैं आगे। अब धातु व अधातु में के भौतिक गुणधर्म। अब हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म हम देख रहे हैं। गुणधर्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक गुणधर्म और एक भौतिक गुणधर्म। देखिए, जो तत्व पदार्थ जो भी है हमारे पास, उसके रंग, रूप, आकार, ठीक है, अवस्था और गलनांक, क्वथनांक, ठीक है,
और मतलब बनावट ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं भौतिक गुण में। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्रिया करके क्या बनाती है, कब किस स्थिति में क्रिया करती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या उत्पाद मिलता है, तो रासायनिक अभिक्रिया से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो कहलाती हैं रासायनिक गुण। तो पहले हम भौतिक गुण देखेंगे और फिर रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखिए भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण के लिए मैं 2 कॉलम में इसे डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर है धातु और यहाँ पर है अधातु। नंबर एक जो है पहले देखते हैं अवस्था। भौतिक गुणधर्म में हम पहले देख रहे हैं अवस्था। अवस्था कैसी होती है धातुओं की और कैसी होती है अधातुओं की। तो धातुएं साधारणतः ठोस होती है। धातुएं साधारणतः क्या होती है? ठोस होती है। ठोस धातुएं साधारणतः सामान्य रूप में ठोस होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद का मतलब ये कि ठोस होती है सामान्य रूप में, वो बात ठीक है, लेकिन 1-2 धातुएं ऐसी होती हैं जो इस बात को क्या है फॉलो नहीं करती, यानी कि ये बात उन पर लागू नहीं होती। जैसे है मरकरी। अपवाद है मरकरी, Hg प्रतीक है उसका, मरकरी बोलते हैं उसको। ये बच्चे द्रवावस्था में पाई जाती है, ये होती है द्रवावस्था में। इसको छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो ठोस अवस्था में होती है। ये जो होती है धातु, ये गैस अवस्था में होती है सामान्यतः। ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है, ठीक है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है, लेकिन अधिक से अधिक जो अधिक होती हैं वो गैस में होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा धातु है हमारी वो गैसीय रूप में है, लेकिन कुछ द्रव अवस्था में भी है और कुछ ठोस अवस्था में भी है, ठीक है। वैसे जो अधातुएं होती है ना वो ठोस बहुत कम होती है, तो यानी कि ठोस के लिए यहाँ पर अपवाद है, और वो क्या है? सल्फर। सल्फर तो होता है गंधक बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो यहाँ पर होता है। नंबर 2 होता है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता मतलब मैलिबिलिटी। आघात वर्ध्यता मैलिबिलिटी। जो धातुएं होती हैं उनके अंदर मैलिबिलिटी गुण पाया जाता है, यानी कि आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। ये आघात वर्ध्यता गुण आघात वर्ध्यता गुण क्या होता है? अगर कोई धातु से ठोक कर पीटा जाए, उसे दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो फिर वो पतली पतली चादरों में बदल जाती है। पतली पतली चादरों में बदल जाती है। ये गुण कहलाता है आघात वर्ध्यता। तो धातुओं से ही चादरें, जो बारीक पतली चादरें होती है, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं, जैसे आसपास हम टीन होती है लोहे की, ठीक है, और बर्तन की चादरें होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि चादरें होती हैं, ठीक है। तो चादरें किसकी होती हैं? एल्यूमिनियम की, ठीक है, लोहे की, सोने की, चांदी की। तो ये सब गुण किसके अंदर होते हैं? धातु के अंदर होते हैं। इसे बोलते हैं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। तो ये गुण धातु में तो होता है और अधातुओं में नहीं होता है। धातुओं में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैलिबिलिटी होती है, देखिए मैलिबिलिटी होती है वो हर धातु में अलग अलग होगी। हमने धातुओं में हमने कह दिया कि धातुओं में होती है। अब धातुएं बहुत सारी हैं, यानी कि समय बराबर होगी। किसी की मैलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी की मैलिबिलिटी बहुत कम है। तो जो सोना है उसकी मैलिबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। उसको पतले से पतले थिनेस्ट, एकदम थिनेस्ट शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब शीट भी मत कहो उसको, अब तो आप उसको फॉइल कहो, बस पन्नी कहो, पन्नी के रूप में बदला जा सकता है। इतना मैल्यूएबल होता है सोना, इसलिए उसके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। और चांदी भी उसके आसपास का होता है, सिल्वर चांदी, ठीक है, इसलिए उसके भी क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं, क्योंकि उनको बारीक से बारीक आकृति में यानी कि फॉइल में बदला जा सकता है, बट ठीक है। ये कहलाया आघात वर्ध्यता, मैलिएबिलिटी। तीसरा होता है डक्टिलिटी। तन्यता।
तन्यता गुण जो होता है, तन्यता को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये गुण धातु में पाया जाता है और अधातुओं में नहीं पाया जाता है। तन्यता जो होती है धातुओं को खींचकर पतले बारीक तारों में बदला जा सकता है, पतले बारीक वायरों में बदला जा सकता है, तो उनका यह गुण कहलाता है तन्यता, डक्टिलिटी। तो वो अधातु में नहीं होता है, धातु में होता है। तो धातु में देखो सोना हो गया, चांदी, कॉपर, तांबा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो जैसे सबसे अच्छे जो वायर माने जाते हैं वो कॉपर के माने जाते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, और हम इस्तेमाल भी करते हैं घरों में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो किसके होते हैं, धातुओं के होते हैं। तो उनके अंदर तो वो तारों बनने का जो गुण है बस वही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आता है नंबर 4 विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता जो होती है वो धातु में होती है, धातुएं विद्युत चालकता का करती हैं, धातुएं विद्युत चालन करती हैं, धातुएं अपने अंदर से विद्युत को चलने देती हैं, उनका यह गुण कहलाता है विद्युत चालकता। तो इनके अंदर होती है और इसमें नहीं होती है, ठीक है, धातुओं में नहीं होती है, इनमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो अपवाद है, अपवाद यहाँ भी है और अपवाद यहाँ भी है। यहाँ लेड पीवी, मरकरी Hg, इन दोनों में विद्युत नहीं चलती है, ये विद्युत के सुचालक नहीं है, कुचालक है। वो पदार्थ जो धातु जो बिजली को चलने देते हैं अपने अंदर से वो कहलाते हैं सुचालक, और जो नहीं चलने देते वो कहलाते हैं कुचालक। तो ये तो होती है विद्युत की सुचालक जो कि इनमें चलती है, और ये होती है कुचालक क्योंकि इनमें विद्युत नहीं चलती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर दो अपवाद है कि इसमें दो पदार्थ ऐसे हैं, दो धातुएं ऐसी हैं जो विद्युत का चालन नहीं करती हैं, तो ये अपवाद है। उधर एक पदार्थ ऐसा है, उधर एक पदार्थ ऐसा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो विद्युत चालन, ग्रेफाइट जो विद्युत का चालन करता है, वहां पर एक पदार्थ है जो विद्युत का चालन करता है। तो ये दोनों ही क्या है, अपवाद है, इस बात को लागू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है 5वां ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। ये पहला वाला था विद्युत चालकता, ये थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये जो है ऊष्मा चालकता ये है थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेटा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए ऊष्मा का चालन, ऊपर था विद्युत का चालन, मतलब विद्युत चलने को विद्युत चालकता कहते हैं, और ऐसे ही ऊष्मा के चलने को ऊष्मा चालकता कहते हैं। तो यहाँ ये धातु जो होती है वो ऊष्मा का चालन करती हैं, लेकिन यहाँ भी अपवाद है, ये दोनों अपवाद है, ये दोनों अपवाद फिर से है बेटा, ये दोनों अपवाद फिर से हैं, विद्युत के लिए भी और ऊष्मा के लिए भी, दोनों ही ये चालन नहीं करती है, ना तो ऊष्मा करती है ना विद्युत का करती है। बाकी सारी धातुएं चालन करती हैं, तो बाकी सब सुचालक हैं, और बस ये दोनों क्या हैं, कुचालक हैं, ठीक है। यहाँ धातु जो होती हैं वो ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। आपने देखा होगा वायर होते हैं एल्यूमिनियम के और कॉपर के वायर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं धातुओं के, और उसके ऊपर एक पन्नी लगी होती, प्लास्टिक लगी होती है, ठीक है, जो होती है पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक क्या है, धातु है, जो कि एक क्या है, धातु पदार्थ है, ठीक है, कार्बन से बना हुआ पदार्थ है, ठीक है, क्लोरीन से बना हुआ पदार्थ है। तो वो क्या होता है, वो विद्युत का आया उसमें चालन नहीं करता है, इस वजह से हमें जो करंट वगैरह नहीं लगता, हम वायर को पकड़ लेते हैं बाहर, क्योंकि उसके ऊपर जो रबड़ होती है उसकी वजह से, उसकी हेल्प से वो हमारा संपर्क जो है तार से नहीं होने देता है, क्योंकि वो विद्युत का चालन नहीं होने देता है, ठीक है, तो वो इसमें आता है, ठीक है, तो ये चालन नहीं करती है। चलिए अब छठा गुण क्या है, छठा गुण है ध्वनिक, ध्वनिक को बोलते हैं सोनोरस, क्या बोलते हैं, सोनोरस। इनमें ध्वनि होती है, इन धातुओं अगर कहीं ठोका पिटा जाए, इन पे कुछ एक धातु दूसरी धातु से टकराए तो आवाज़ निकलती है, बहुत तीव्र आवाज़ निकलती है, तीव्रगामी आवाज़ निकलती है, तो ये उनका गुण जो है कहलाता है ध्वनिक, और इनको बोलते हैं सोनोरस, सोनोरस। जैसे स्कूलों में जो घंटी वगैरह होती है वो तांबे की, ठीक है, या फिर लोहे की होती है, ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वही सबसे ज़्यादा तीव्रगामी आवाज़ उत्पन्न कर सकती है। धातु में ये गुण नहीं होता, धातु में यह गुण नहीं होता है, ठीक है।
चलिए तो हो गए 6 गुण। अब 7वां एक गुण और आता है, फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए 7वां जो गुण है वो है धात्विक चमक, धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर। देखिए मेटालिक लस्टर जो होती है वो धातु में होती है, धातु में एक चमक होती है विशेष प्रकार की, जैसे लोहे में होती है स्लेटी कलर की, स्लेटी भूरी, और कॉपर में, तांबे में होती है लाल भूरे कलर की, है ना, और एल्यूमिनियम में होती है सफ़ेद। तो उनमें सब में एक चमक होती है। कुछ पुराने लोहे पड़े होते हैं हमारे आसपास, वो गंदे से होते हैं तो उनके ऊपर जंग होता है, अगर उसे हम साफ़ करें, रगड़ दें तो अंदर से एक चमकदार कलर निकलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चमकदार होती है, जबकि ये गुण धातु में नहीं होता है। लेकिन अब बात है, अब बात ये है कि यहाँ सल्फर होता है ना, एस सल्फर, परमाणु क्रमांक 16, इसमें चमक होती है। आपने देखा होगा सल्फर गंधक हम यूज भी करते हैं, ठीक है, घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, बारूद वगैरह बनाने में जो प्रयोग कर लेते हैं उसका, और कुछ दवाइयों में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये गुण हो गए, तो ये हो गया बेटा भौतिक गुण। अब आते हैं रासायनिक गुण की बात। अब इसको मैं कर देता हूँ रफ, आप नोट कर सकते हैं। देखिए धातु धातु के अब हम फिर से जो है गुण और अंतर देख रहे हैं, लेकिन अब के बाद जो अंतर देख रहे हैं वो देख रहे हैं रासायनिक गुण। धातु धातु के हम देख रहे हैं रासायनिक गुण धर्म, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि आयन, ये कौन सा आयन बनाती है धातु, हम जानते हैं धातु की परिभाषा के हिसाब से हमें पता चला है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो इनका जो आयन होता है वो होता है धनायन प्लस वाला, ठीक है। इनका होता है ऋणायन माइनस वाला। धातुएं धनायन बनाती हैं और अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। ये तो हो गया इनका आयन, ये एक गुण है रासायनिक गुण, क्योंकि रसायन से जुड़ी हुई बातें इसमें हो रही हैं। नंबर 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए सामान्य रूप से जो धातुएं होती हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 मिलते हैं, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, ठीक है, 1 2 3 मिलते हैं सामान्य रूप से, ठीक है। तो धातुओं के बाहरी कोश में, धातुओं के परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो धातु में होते हैं सामान्य रूप से 1 2 3, और सामान्य रूप से धातु में होते हैं 5 6 7, ठीक है, और 8, ठीक है। ये एक गुण हो गया। नंबर 3, ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के अम्लीय होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं
और अधातुओं के अम्लीय होते हैं। ठीक, उसके बाद जल से क्रिया, धातुएं जल से क्रिया करती हैं, धातु जल से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करती हैं और अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ये भी एक गुण हो गया। ठीक है, ये हो गए धात्विक गुण। उसके बाद नंबर 5 संयोजकता। संयोजकता संयोजकता जो होती है वो इसकी +1 +2 +3 होती है, इसकी +4 -4 -3 -2 -1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या देखिए, बाहरी कोश में बसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो होती है उसकी संयोजकता, वैलेंसी। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो +1 +2 +3 मिलती है हमेशा, और यहाँ जो -4 -3 -2 मिलती है, इनको ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। देखिए, अगर हम चिन्ह ना लगाए यहाँ पर तो ये संयोजकता है, और अगर ये चिन्ह लगाए साथ में तो ये ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये ऑक्सीकरण संख्या भी है। तो ये हो गए बच्चे रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, और एक दो गुणधर्म हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप इसे तैयार करें, याद करें। ठीक है, चलिए, आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर, कमेंट एंड लाइक and press the bell icon to get new videos notification. It is enough for today. See you tomorrow. Bye bye.